यस स्टूडेंट्स, हम भारतीय समस्याओं के बारे में देख रहे थे। सेकंड पेपर, भारतीय मुद्दे और समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हैं भारतीय समाज की, उसमें से हम निर्धनता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। निर्धनता की परिभाषा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि निर्धनता क्या है, निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, निर्धनता की परिभाषा क्या है। आज हम देखेंगे निर्धनता की माप क्या है, कि निर्धनता को कैसे मापा जाता है। साथ ही भारत में निर्धनता और निर्धनता के कारणों का भी हम अध्ययन करेंगे। निर्धनता की माप 3 प्रकार से की जाती है। पहला राष्ट्रीय आय के रूप में, दूसरा प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च के रूप में और तीसरा प्रति व्यक्ति आय के रूप में। अब हम इनके डिटेल में देखते हैं। निर्धनता की माप पहला है राष्ट्रीय आय के रूप में, कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए किसी वर्ष विशेष में उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं को देखा जाता है। राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए किन तथ्यों को जोड़ा जाए, ये हमेशा एक विवाद का विषय रहा है। मार्शल के अनुसार किसी देश के श्रम और पूंजी द्वारा उसके प्राकृतिक साधनों से जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं उत्पन्न की जाती है, उनमें यदि सभी सेवाएं और विदेशों से प्राप्त आय भी जोड़ दी जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। प्रोफेसर पीगू राष्ट्रीय आय में केवल उस उत्पत्ति को सम्मिलित करते हैं जो मुद्रा में नापी जा सके। फिशर राष्ट्रीय आय में संपूर्ण उत्पत्ति के केवल उस भाग को जो किसी वर्ष उपभोग में लिया जाता है सम्मिलित करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, इसका विभिन्न विद्वानों में भी मतभेद है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को ज्ञात करके हम उस देश की आर्थिक प्रगति और आर्थिक कल्याण को बता सकते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय के द्वारा हम उस देश को बता सकते हैं कि उस देश के निवासियों की स्थिति कैसी है, वहाँ का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ के निवासियों का स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ के निवासी गरीब है या अमीर हैं। राष्ट्रीय आय के अंक को आर्थिक कल्याण का अनुमानित सूचकांक भी माना जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय के आधार पर हम आर्थिक कल्याण के बारे में भी बता सकते हैं। उस देश की आय का वितरण, लोगों के रहन सहन के स्तर, आदतों तथा प्रति व्यक्ति आय आदि को जानना संभव है। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति, ग्रांड नेशनल प्रोडक्ट तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति, नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात की जाती है। दूसरा है आय की भांति ही लोगों द्वारा उपभोग पर किए जाने वाले खर्च। दूसरा पॉइंट है निर्धनता की माप का, कि आय की भांति ही लोगों द्वारा उपभोग पर किए जाने वाले खर्च, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर गरीबी को मापा जा सकता है। तब यह भी देखा जाता है कि कुल राष्ट्रीय उपभोग का कितना प्रतिशत भाग उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा काम में लिया जाता है और कितना निम्न श्रेणी के द्वारा काम में लिया जाता है। साथ ही शहरों और गांवों के प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च ज्ञात करके शहरी और ग्रामीण आर्थिक विषमता को भी ज्ञात किया जा सकता है। कई विद्वानों ने गरीबी को मापने के लिए कुछ आवश्यकताओं का कम से कम स्तर तय किया है, जिनमें उन आवश्यकताओं को सम्मिलित किया है जो एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। भारत में गरीबी से संबंधित सभी अनुमान भोजन पर होने वाले खर्च पर निर्भर है। यानी कि भारत में जो गरीबी के अनुमान है वो सीधा सीधा भोजन पर निर्भर है। पीडी ओझा ने माना है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 518 ग्राम और शहरी क्षेत्र में 432 ग्राम भोजन मिलना चाहिए। देखो, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का अलग अलग आकलन किया गया है कि गांव के व्यक्ति को 518 ग्राम और शहरी क्षेत्र को 432 ग्राम भोजन मिलना चाहिए। इससे कम भोजन यदि मिलता है तो वो गरीब माना जाएगा। वीएम दांडेकर तथा नीलकांत राय ने गरीबी को मापने के लिए पोषण के आदर्श को आधार माना है। इन सभी विद्वानों की मान्यता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2250 कैलोरी शक्ति प्रदान करने वाला भोजन मिलना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को इतना भोजन मिलना चाहिए कि उसको 2250 किलो कैलोरी रोजाना मिल सके। इससे कम यदि उसको कैलोरी मिलती है तो वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। 2250 कैलोरी मूल्य का भोजन जीवित रहने के लिए आवश्यक माना गया है। यदि इतना भोजन भी नहीं मिलता है तो उसे हम गरीब कहेंगे। हम गरीब को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अपने भौतिक जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ हो। मुद्रा के संदर्भ में भी गरीब लोग हैं जिनके पास इतनी क्रय शक्ति नहीं होती है कि वे इतना भोजन खरीद सके जिससे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2200 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो सके। यानी कि 2250 कैलोरी मिनिमम आंकड़ा माना गया है, और यदि व्यक्ति इस 2250 कैलोरी जितना भोजन खरीद नहीं सकता है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाता है। अन्य शब्दों में ऐसे सभी लोग गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन या जीवन स्तर
या जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि 2250 कैलोरी एक स्टैंडर्ड पैमाना हो गया, एक मानक हो गया। और यदि कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी जितना भोजन ग्रहण नहीं करता है या ग्रहण नहीं कर सकता है, या उसके पास में इतना आर्थिक संसाधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो 2250 कैलोरी जितना भोजन ले सके, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। समाज में गरीबी को मापने के लिए तीसरा पैमाना है प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय, पर कैपिटल पर्सनल इनकम का भी है। यह भी एक विवादास्पद विषय रहा है कि व्यक्तिगत आय के आधार पर उच्चता के क्रम में व्यक्ति की स्थिति बताई जा सकती है। इस प्रकार के आंकड़ों से हम एक परिवार का खर्च और उसकी उपभोग की तुलनात्मक स्थिति को प्रकट कर सकते हैं। इससे तुलनात्मक गरीबी भी प्रकट होती है। तुलनात्मक गरीबी तो अमेरिका जैसे समृद्ध देश में भी पाई जाती है। यानी कि प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय के आधार पर हम गरीबी का आकलन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि निर्धनता की माप अलग अलग है, अलग अलग देशों में निर्धनता की माप अलग अलग है, और निर्धनता की माप के विषय पर भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। नेक्स्ट अपन बाद में करेंगे।